अस्सलाम वालेकुम। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है वो बोन के स्ट्रक्चर को हम ज़रा डिटेल में पढ़ेंगे कि हमारे बोन के स्ट्रक्चर्स किस तरह के होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो आए चले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, अगर हम सबसे पहले बोन के हवाले से बात करते हैं ना, तो ये बात आपने याद रखनी है कि अगर एक नॉर्मल सेहतमंद इंसान की हम बात करते हैं तो उसके बॉडी के अंदर बोन्स की जो तादाद होती है ना, वो कितनी होती है? 206। उसके अलावा ये हमने बात की एडल्ट की, यानी कि एक एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर 206 बॉन्स होते हैं। जबकि अगर हम न्यू बॉन्स की बात करते हैं तो न्यू बॉन्स के अंदर राउंड अबाउट 300 बॉन्स होते हैं। जो भी बच्चा एक न्यूली बॉर्न पैदा होता है उसके बॉडी के अंदर कितने बॉन्स होते हैं? 300। फिर वो जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो उसके कुछ बॉन्स फ्यूज्ड होके एक बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से न्यू बॉर्न के अंदर 300 बॉन्ड्स की तादाद होती है। जब वो बड़ा होता है तो कुछ बॉन्ड्स फ्यूज्ड होके नंबर रिड्यूस हो जाते हैं, यानी कि कितने हो जाते हैं? 206 बॉन्ड्स। उसके अलावा आपके बॉडी के अंदर अगर आप जॉइंट्स की बात करते हैं ना, तो आपके बॉडी के अंदर राउंड अबाउट 360 जॉइंट्स हैं। ये कुछ 3 एमसीक्यूज पेपर में पूछ लेते हैं बॉन्ड से रिलेटेड, तो हमें पता होना चाहिए कि एक एडल्ट हेल्दी पर्सन के अंदर 206 बॉन्ड्स होते हैं और एक न्यूली बॉर्न जो बेबी होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 300 बॉन्ड्स होते हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है या बड़ी होने लगती है तो उसके जो 300 बॉन्ड्स है कुछ फ्यूज्ड होकर 206 में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन के अंदर जो जॉइंट्स होते हैं 360 जॉइंट्स होते हैं। अच्छा, अब देखें, सबसे पहली बात अगर हम बोन्स के बारे में बात करते हैं ना, सिंपल इज दैट बोन क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू हम कौन से टिश्यू को कहते हैं? ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब ऐसे टिश्यूज हमारे बॉडी के अंदर जिनके अंदर सेल्स की तादाद कम हो, यानी कि लेस सेल्स एंड मोर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। यानी कि एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर सेल्स कम हो और सेल के अलावा जो मटेरियल हो उनके अंदर क्या हो? ज्यादा हो। तो ऐसे टिश्यू को हम बेसिकली क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लेट सपोज अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसमें ब्लड की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम कंसिडर कर लेते हैं, लेट सपोज ये ब्लड जा रहा है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर से। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? सेल्स कम होते हैं। जैसे लेट सपोज ये आरबीसी है, उसके अलावा लेट सपोज ये डब्ल्यूबीसी है। अब ब्लड के अंदर क्या होता है? लिक्विड, वाटर, प्रोटीन, ये सब ज्यादा होते हैं। यानी कि सेल्स कम है, वाटर, प्रोटीन और दूसरी चीजें ज्यादा हैं, तो इट मींस ब्लड भी हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जिसके अंदर लेस सेल्स हो बट मोर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स हो, सेल्स के अलावा जो दूसरी चीजें हैं वो उसमें ज्यादा हो, तो उनको हम क्या कहते हैं? बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू। और हमारा बोन बेसिकली क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। नाउ अगर हम बोन के कंपोजिशन की बात करते हैं तो बोन के कंपोजिशन में जैसे कि हमने पढ़ा कि सेल्स मौजूद होते हैं और उसके अलावा एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स होते हैं। बोन सेल्स होते हैं 2%, जबकि बोन मैट्रिक्स जो एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, सेल के अलावा जो चीजें होती हैं बोन्स की, उन्हें हम कहते हैं बोन मैट्रिक्स। और वो कितना होता है? 98%। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे बोन के अंदर सेल्स कम होते हैं, ओनली 2% सेल्स हैं। जबकि सेल के अलावा जो दूसरे मटेरियल्स हैं, यानी कि जिन्हें हम कह रहे हैं बोन मैट्रिक्स, वो ज्यादा होते हैं। ऑलमोस्ट कितने होते हैं? 98%। तो हम बोन मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज अगर हम बोन मैट्रिक्स की बात करते हैं तो बोन मैट्रिक्स में क्या क्या आ जाता है कि हमारे हड्डियों के अंदर कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स मौजूद होते हैं और बोन के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी मौजूद होते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स 2/3 होते हैं। 2/3 का मतलब क्या हो गया कि अगर हम अपने बोन के 3 हिस्से करते हैं तो 3 हिस्सों में से 2 हिस्सा बोन के अंदर क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, यानी कि राउंड अबाउट 75% उसके अंदर क्या मौजूद है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। जबकि हमारे बोन के अंदर, बोन मैट्रिक्स के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? 1/3। 1/3 का मतलब अगर आप अपने बोन के 3 हिस्से कर दें तो 3 में से एक हिस्से में क्या मौजूद होता है? ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है। एक हिस्से का मतलब हो गया राउंड अबाउट 25%। तो इट मींस इनऑर्गेनिक मटेरियल्स आपके बोन में ज्यादा होते हैं और ऑर्गेनिक मटेरियल्स बोन में कम। अब इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या आता है? आपके हड्डियों के बाहर कैल्शियम फॉस्फेट मौजूद होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम फ्लोराइड और वाटर होता है 10 to 20%। ये सारे ही क्या है? इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। और इन सारों को हम कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, हाइड्रोक्सी एपिटाइट। हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं। ये बात आपने याद रखना है कि व्हाट इज हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स। जो हड्डियों के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फ्लोराइड और वाटर, ये जो सारी चीजें मौजूद हैं, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल्स है और इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं। तो आई थिंक ये आपको इनऑर्गेनिक मटेरियल्स समझ में आ गया होगा। अब अगर हम ऑर्गेनिक मटेरियल्स की बात करते हैं
तो हमारे बोन में कोलेजन फाइबर नामी प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन बेसिकली क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स है। अब इस फाइबर यानी कि प्रोटीन की खासियत क्या है कि ये होता तो सॉफ्ट है, लेकिन जैसे जैसे इसके ऊपर कैल्शियम डिपॉजिट होने लगता है हार्ड हो जाता है। ये हार्ड ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम। इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं, कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन। यानी कि इसकी मिसाल इस जैसी है कि कहीं पर बिल्डिंग्स बन रही होती है, बिल्डिंग्स के ऊपर सरिये लगे हुए होते हैं, सरिये में क्या होता है, लचक होता है, इलास्टिसिटी मौजूद होती है, लेकिन सीमेंट वगैरह लगने के बाद, सूखने के बाद वो कैसा हो जाता है, हार्ड, और बिल्कुल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने लगता है। यानी कि छत कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। बेसिकली उसी तरह का हमारा कोलेजन फाइबर होता है। आई थिंक ये बोन मैट्रिक्स आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसको हम एक दफा और रिपीट कर लेते हैं कि कंपोजिशन के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हमारे बोन के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को हम क्या कहते हैं, बोन मैट्रिक्स, जो कि 98% होते हैं। अब बोन मैट्रिक्स में दो चीजें आती हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ज्यादा होता है हमारे बोन में, यानी कि 2/3 होता है, जबकि ऑर्गेनिक मटेरियल्स कम होते हैं, यानी कि 1/3 होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या होता है हड्डियों में, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम फ्लोराइड और वाटर होता है 10 to 20%। इन सबों को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्रिस्टल्स कहते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या आता है, कोलेजन फाइबर, जो कि एक प्रोटीन है। ये इलास्टिक होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है, बट टाइम टू टाइम ये क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कैल्सिफिकेशन या ऑसिफिकेशन। नाउ अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। कंपोजिशन में हमने बोन मैट्रिक्स को देख लिया, अब हम बोन सेल्स की बात करते हैं। अब हमारे बोन के अंदर जो सेल्स हैं वो सिर्फ 2% है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि बोन्स के अंदर जो सेल्स होते हैं 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स होते हैं। नंबर 1 जो सेल्स हैं हम उन्हें कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये ऐसे सेल्स होते हैं जो फॉर्म करते हैं न्यू बोन्स को, यानी कि बॉन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं। छोटे छोटे से सेल्स होते हैं जो बॉन्स को बना रहे होते हैं। इसको हम आगे फर्दर डायग्राम में डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले यहाँ पर हम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं कि कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो आपने नंबर 1 पे याद रखना है कि ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होता है जो फॉर्म करता है न्यू बॉन्स को, न्यू बॉन्स बनाने में हेल्प कर रहा होता है। अब क्या होता है ऑस्टियोसाइट, सेकेंड टाइप के सेल को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, लेट सपोज ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल है, यही सेल आगे मिच्योर होने के बाद, बड़े होने के बाद, लेट सपोज यही सेल आगे चलकर मिच्योर हो गया, बड़ा हो गया। अब ये जो मिच्योर हो गया ना, अब हम इस सेल को क्या कहेंगे, बेसिकली ऑस्टियोसाइट कहेंगे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑस्टियोब्लास्ट ही आगे मिच्योर होने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें, ऑस्टियोसाइट। अब ऑस्टियोसाइट क्या होता है, मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट ब्लास्ट सेल है। ये मेंटेन करता है मिनरल कंसेंट्रेशन को, यानी कि बेसिकली क्या होता है कि ऑस्टियोसाइट के अंदर मिनरल्स स्टोर होते हैं, और ये सेंस भी करता है और कन्वे करता है मैसेज को बोन के हेल्थ से रिलेटेड और इंजरी से रिलेटेड। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर ऑस्टियोसाइट के अंदर मिनरल्स की कमी हो रही है तो सिग्नल करता है ब्रेन को कि मिनरल्स की कमी हो रही है, ताकि वो एक मेजर एक्शन ले सके। तो ऑस्टियोसाइट का काम है मेंटेन करना मिनरल की कंसेंट्रेशन को। नाउ थर्ड टाइप के जो सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं ऑस्टियोजेनिक सेल्स। अब ये जो ऑस्टियोजेनिक सेल्स है ना, ये स्टेम सेल्स है। ऑस्टियोजेनिक सेल्स बेसिकली वो सेल्स होते हैं, बेसिकली याद रखिएगा, ऑस्टियोजेनिक सेल ऑस्टियोब्लास्ट सेल को बनाता है, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट सेल बड़े होने के बाद, मिच्योर होने के बाद कन्वर्ट होता है किसमें, ऑस्टियोसाइट में। आई थिंक ये सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स स्टेम सेल्स कहलाता है। ये वो सेल्स होते हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट को बनाते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट वो सेल होता है जो आगे बड़े होने के बाद, मिच्योर होने के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑस्टियोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। बेसिकली ये जो सेल्स हैं यहाँ पर मैंने बनाकर रखा हुआ है, ये गोल से सेल्स हैं, लेकिन इनके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है, यानी कि ये क्या होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। पेपर में बहुत एमसीक्यूज पूछते हैं। इंसान के बॉडी के अंदर ये बता दो कि भाई कौन सा सेल जो है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो इंसान के बॉडी के अंदर दो तरह के सेल्स मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल हो गया और दूसरा हमारा मसल फाइबर। मसल फाइबर के जो सेल्स होते हैं वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट सेल का काम क्या होता है, ये रीअब्जॉर्ब करता है या डिसॉल्व करता है बॉन्स को। यानी कि मिसाल के तौर पर रीअब्जॉर्ब या डिसॉल्व होने का मतलब क्या है कि लेट सपोज बॉन्स कहीं से ब्रेक हो गया, टूट गया, तो टूटने की वजह से बॉन्ड तो जुड़ जाता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा बोन्स हैं, इन एक्स्ट्रा बोन्स को डिसॉल्व करने का काम कौन करता है, डिसॉल्व करके, ताकि ये बॉन्ड जो है बिल्कुल सीधे स्ट्रेट मैनर में जुड़ जाएं दोबारा से।
तो बोन जो एक्स्ट्रा बोन को डिसॉल्व करने का काम है वो किसका है, ऑस्टियोक्लास्ट का। और जो बॉन्ड डिसॉल्व होता है उसमें से कैल्शियम निकलता है, उस कैल्शियम को वो ब्लड में ऐड कर देता है ताकि कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड में क्या रहे, मेंटेन रहे। एक बात याद रखिएगा कि ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होता है जिसको प्रोड्यूस करता है मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस। ऑलरेडी आप जानते हैं कि मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस क्या है, ये हमारे बॉडी के डब्ल्यूबीसीज हैं। इन डब्ल्यूबीसीज का काम होता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल को बनाना। ऑस्टियोक्लास्ट सेल बेसिकली क्या होता है, बोन्स को डिसॉल्व करने का काम कर रहा होता है। यानी कि बोन के अंदर अगर कोई ज्यादा कैल्शियम वगैरह स्टोर हो गया है तो उस बोन को वहां से वो डिसॉल्व कर देता है। या हड्डी टूट गई तो हड्डियों के जो किनारे निकले हुए होते हैं बाहर, ताकि वो दोबारा से जुड़ जाएं और डैमेज ना करें, तो उसके किनारे वाले पार्ट को डिसॉल्व करके कैल्शियम वगैरह को निकालकर दोबारा ब्लड में ऐड कर देता है। अब एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिएगा कि आपके बॉडी के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल और ऑस्टियोक्लास्ट सेल, इन दोनों की जो क्वांटिटी है ना वो ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। क्यों? लेट सपोज आपके बॉडी के अंदर ऑस्टियोब्लास्ट सेल की जो तादाद है वो क्या हो गई, बढ़ गई। ऑस्टियोब्लास्ट क्या कर रहे हैं, नए बोन्स को बना रहे हैं, तो आपके बोन्स का मास बढ़ने लगेगा, यानी कि हड्डियों की साइज चौड़ी होने लगेगी, लंबी होने लगेगी हड्डी, जो कि एक एबनॉर्मेलिटी है। अब लेट सपोज ऑस्टियोक्लास्ट सेल ज्यादा हो गया, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करता है, आपके बोन को डिसॉल्व करेगा। बोन को डिसॉल्व करता रहेगा, उसमें से कैल्शियम निकालेगा, कैल्शियम ब्लड को देगा ताकि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या रहे, मेंटेन रहे। तो अगर ऑस्टियोक्लास्ट सेल आपके बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, बोन्स के अंदर ज्यादा हो जाएंगे, तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल तो आपके बोन को डिसॉल्व करने लगेगा, तो आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस में होता है, अक्सर वुमेन्स के अंदर क्या होता है कि बोन जो है स्पंजी पोरस हो जाता है, क्योंकि उनके बॉडी के अंदर ऑस्टियोक्लास्ट सेल की क्वांटिटी क्या हो जाती है, ज्यादा, जो बोन को डिसॉल्व करने लगता है तो बोन्स वीक हो जाते हैं। तो इन दोनों की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, ना ज्यादा सेल बने ना ज्यादा सेल डिसॉल्व हो। तो ऑस्टियोब्लास्ट सेल शुड बी इक्वल टू ऑस्टियोक्लास्ट सेल। आई थिंक ये पूरा आपको सेल्स और बोन मैट्रिक्स समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स दी स्ट्रक्चर, कि अगर हम एक बोन को लेते हैं और बोन के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं और वहां से हमें क्लियर कट सेल भी समझ में आ जाएगा। यहां पर आपने सिर्फ नाम याद रखना है कि ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोजेनिक सेल्स और ऑस्टियोक्लास्ट सेल हैं क्या और क्या कर रहे हैं। अब कहाँ मौजूद होते हैं वो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा। एक दफा हम इसको ओवरव्यू कर लेते हैं कि बोन सेल्स, यानी कि बोन के अंदर जो सेल्स हैं बहुत कम होते हैं, सिर्फ 2% होते हैं। बोन्स के अंदर 4 तरह के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो नए बोन्स को बना रहा होता है। ये ऑस्टियोब्लास्ट सेल जब बड़ा होता है, मेच्योर हो जाता है, तो कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टियोसाइट में, जो कि मिनरल्स वगैरह को स्टोर कर रहा होता है। अब फिर हमने पढ़ा कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। ऑस्टियोजेनिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो किसको बनाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट को, और यही ऑस्टियोब्लास्ट फिर कन्वर्ट होता है किसमें, ऑस्टियोसाइट में। फिर ऑस्टियोक्लास्ट सेल हमने पढ़ा कि ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या होता है, उसके अंदर न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है, यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। ऑस्टियोक्लास्ट का काम होता है बोन्स को डिसॉल्व करना या उसके मिनरल्स को क्या करवाना, रीअब्सॉर्ब करवाना। बेसिकली किसका काम है, ऑस्टियोक्लास्ट का। और ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल्स होते हैं जिनको मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस डेवलप करते हैं बोन्स के अंदर। नाउ देखें, अगर हम बोन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, लेट सपोज अपने बॉडी से हमने किसी भी एक लॉन्ग बोन को लिया, अब हम उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ना चाह रहे हैं। तो सबसे पहली बात, बोन का ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जहां से ये फूला हुआ है, स्वेलन हुआ हुआ है, और नीचे से भी बोन कैसा है, यहाँ पर स्वेलन पार्ट है, फूला हुआ है जरा सा, इस हिस्से को हम कहते हैं बोन के एपीफाइसिस। एपीफाइसिस। और इस वाले हिस्से को भी हम क्या कहेंगे, एपीफाइसिस। अब उसके अलावा बोन के बीच वाले हिस्से को, जो कि एक डंडी की तरह है, लंबा सा स्ट्रक्चर है, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, डायाफाइसिस कहते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि बोन का जो टर्मिनल पार्ट है, टर्मिनल पार्ट को हम एपीफाइसिस कह रहे हैं और मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। फिर आप देख सकते हैं कि ये जो एपीफाइसिस है, यानी कि बोन का नीचे वाला हिस्सा, ये ऐसे कर्व होकर फिर सीधा हो रहा है, फिर यहाँ पर भी ऐसे कर्व होकर सीधा हो रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, बेसिकली जहां से ये बोन कर्व हो रहा है, इसे हम कहते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। और इसे भी हम क्या कहेंगे, मेटाफाइसिस। यानी कि सबसे पहले तो बोन के 3 हिस्से होते हैं। ये जो बोन का दोनों टर्मिनल पार्ट है, एपीफाइसिस, मिडिल पार्ट को हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। डायाफाइसिस और एपीफाइसिस के बीच वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, मेटाफाइसिस। आई होप कि ये पूरा आपको रीजन समझ में आ गया होगा क्लियर। नाउ देखें, अगर हम एपीफाइसिस की बात करते हैं ना, यानी कि बोन का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो बोन होता है ना वो स्पंजी बोन है। स्पंजेस हम किसको कहते हैं,
आप जानते हैं कि स्पंजी का मतलब हो गया पोर्स होते हैं, पोरस बोन होता है। अच्छा, स्पंजी बोन को हम कैंसिलस बोन भी कहते हैं, तो कैंसिलस कह लें आप या स्पंजी बोन कह लें, एक ही बात है। अब ये जो स्पंजी बोन है ना, इसमें कैविटीज यानी कि पोर्स, सुराख मौजूद होते हैं, जिसके अंदर बेसिकली मौजूद होता है रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो, और आप जानते हैं कि रेड बोन मैरो आपके बॉडी के अंदर क्या बनाता है? ब्लड सेल्स। यानी कि आपके ब्लड के अंदर जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज वगैरह जो भी मौजूद है, वो बनाना किसका काम है? बेसिकली रेड बोन मैरो का काम है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, जो सेंटर वाला हिस्सा है ना, ये जो बोन होता है ना, इसको हम कहते हैं बेसिकली कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। कैसा बोन है? कॉम्पैक्ट बोन। ये बेसिकली जरा हार्ड होता है एज कंपेयर टू स्पंजी बोन। अब यहां पर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखिएगा कि किसी भी बोन के अंदर 20% स्पंजी बोन होता है और 80% क्या होता है? कॉम्पैक्ट बोन होता है। यानी कि ओवरऑल अपने बॉडी के सारे बोन्स को ले लें तो तमाम तर बोन्स के अंदर ऐसा ही होता है कि 20% स्पंजी बोन होता है और 80% कॉम्पैक्ट बोन होता है। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? हार्ड बोन होता है बेसिकली। अब जैसे कि अगर हम कॉम्पैक्ट बोन को देखते हैं, आपने याद रखना है कि कॉम्पैक्ट बोन के बाहर एक लेयर होता है, छिलके जैसा एक लेयर होता है। ठीक है, इसको मैंने बना दिया यहाँ। जो छिलके जैसा लेयर है ना, ये बेसिकली कहलाता है पेरीऑस्टियम। इसे हम कहते हैं पेरीऑस्टियम। इस पेरीऑस्टियम की मदद से आपका जो मसल्स वगैरह है वो अटैच हो रहा होता है। तो आपने याद रखना है कि हड्डियों के बाहर जो एक छिलके जैसा लेयर होता है बेसिकली, उसे हम क्या कहते हैं? पेरीऑस्टियम कहते हैं। फिर आप देखते हैं कि ये जो हड्डी है ना, बीच से खाली होती है। ये जो खाली वाली जगह है ना, इसे बेसिकली हम क्या कहते हैं? मेड्यूलरी कैनाल कहते हैं। अच्छा, अब ये जो कॉम्पैक्ट बोन है ना, यानी कि जो बोन है, बोन के अंदर वाले हिस्से यानी कि जो खाली जगह है, यहाँ पर भी एक लेयर होता है अंदर वाले हिस्से में। इस लेयर को बेसिकली हम कहते हैं एंडोस्टियम। ये जो खाली जगह है ना, इस खाली जगह पर भी मौजूद होता है एक बोन मैरो। ये जो मैंने ग्रीन से ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है, इस बोन मैरो को हम कहते हैं येलो बोन मैरो। इस येलो बोन मैरो का काम होता है बेसिकली फैट को स्टोर रखना। यानी कि आमतौर पर जो हम पाए वगैरह खाते हैं, नली वगैरह जो खाते हैं, उसके अंदर से जो येलो कलर का फ्लूइड निकलता है बेसिकली, वो क्या होता है? येलो बोन मैरो। उसके अंदर फैट स्टोर हुआ हुआ रहता है जो कि आपके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। और येलो बोन मैरो का एक काम है, ये ब्लड सेल्स भी बनाता है इमरजेंसी कंडीशन में। लेट सपोज आपके बॉडी के अंदर अगर रेड बोन मैरो की कमी है, रेड बोन मैरो अपना काम नहीं कर पा रहा, तो रेड बोन मैरो का काम है सेल्स बनाना। अब आपके बॉडी के अंदर सेल्स नहीं बन रहे, तो सेल्स बनाना फिर उसके बाद किसका काम होगा? येलो बोन मैरो का काम होगा। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अब हम एक काम करते हैं, और अच्छा इसके अलावा हम एक चीज देख लेते हैं कि आपके बोन के अंदर जो है ना, ये मैंने बनाया हुआ है, आपके बोन के अंदर ब्लड वेसल्स, नर्व्स, लिम्फ वेसल्स, ये सब भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, बोन का एक छोटा सा हिस्सा हमने कट आउट किया, इसको हम बाहर निकाल कर जूम इन कर कर बड़ा करके देखते हैं कि आखिर कैसा नजर आता है। अब इसको बड़ा कर कर निकाल कर देखेंगे ना, लेट सपोज ये बोन का अंदर वाला हिस्सा हो गया यानी कि ये वाला, और ये बोन का बाहर वाला हिस्सा हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये वाला क्या हो गया? एंडोस्टियम। ये बाहर वाला हिस्सा क्या हो गया? पेरियोस्टियम। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही कट करके बाहर निकाल कर देखा। तो जब आप बोन के हिस्से को कट आउट करके जूम करके देखेंगे बड़ा करके, तो आपको हड्डियों के अंदर ये गोल गोल से लेयर्स नजर आएंगे। ये गोल गोल से जो लेयर्स है ना, इन पूरे को हम क्या कहते हैं? बेसिकली ऑस्टियोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्टियोन। ये जितने भी लेयर्स हैं गोल गोल से, इन सबको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? ऑस्टियोन कहते हैं। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ऑस्टियोन के बीच में ये खाली जगह है, इस खाली जगह को हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। इस हैवर्शियन कैनाल के अंदर ये याद रखिएगा, ये मैं दोबारा मिटाकर बना दे रहा कि ये जो खाली वाली जगह है, ये वाली जगह, ये बेसिकली क्या है? हैवर्शियन कैनाल है। इस हैवर्शियन कैनाल के अंदर क्या होता है? आप जानते हैं, ब्लड वेसल्स मौजूद होते हैं, लिम्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। अच्छा, अब ये जो गोल गोल से लेयर है ना, इन सबको तो हम ऑस्टियोन कह रहे हैं। एक जो लेयर है ना, ऑस्टियोन का एक जो लेयर है, इसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक लैमेला।
क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक लैमेला कहते हैं। अच्छा, अभी हम सेल्स की बात नहीं कर रहे हैं, बस ये याद रखिएगा जो गोल गोल से सारे लेयर्स हैं इसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियन। ये एक ऑस्टियन हो गया और ये दूसरा ऑस्टियन हो गया। ऑस्टियन के एक सिंगल लेयर को हम क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक लैमेला कहते हैं। इसकी बीच वाली कैविटी को हम कहते हैं हैवर्शियन कैनाल। हैवर्शियन कैनाल के अंदर क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह मौजूद होते हैं। अच्छा, अब उसके अलावा आप देखेंगे ना बोन को, तो यहाँ पर देखें एक और एक लेयर है। ये गोल सा लेयर अलग है और ये जो सीधा सीधा जो लेयर आ रहा है ये अलग है। इस लेयर को बेसिकली हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैमेला। इस लेयर को हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंशियल लैमेला। आप यहां पर भी देख सकते हैं, यहां पर भी मौजूद है सर्कमफेरेंशियल लैमेला। अब ये बाहर की तरफ है तो इसको हम क्या कहेंगे, आउटर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। और ये अंदर की तरफ है तो इसको हम क्या कहेंगे, इनर सर्कमफेरेंशियल लैमेला। अब सर्कमफेरेंशियल लैमेला के बाहर देखें, ये ब्लैक कलर के मैंने सेल्स बनाए हैं बहुत सारे। ये जो ब्लैक वाले सेल्स है ना, ये क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स। अभी हमने पढ़ा कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स स्टेम सेल्स हैं जिनका काम क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट बनाना। ये जो ब्लैक वाले सेल है ना, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, इनका काम है ये रेड रेड से सेल्स बनाना। ये जो रेड वाले सेल्स है ना, बेसिकली ये क्या है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल है। अब ये जो एक ऑस्टियोब्लास्ट सेल है ना, ये आगे चलकर मिच्योर होता है। मिच्योर होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है इस तरह के सेल्स में। इस सेल्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। यानी कि ये जो सेल्स मैंने बनाए हुए हैं ये क्या है, ऑस्टियो। अब एक काम करते हैं, एक ऑस्टियोसाइट्स को हम बाहर निकाल लेते हैं। एक को हमने बाहर निकाल लिया और हम जरा डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इसके बाहर ये एक ब्लैक सा लेयर होता है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। इस फ्लूइड फिल्ड स्पेस को हम कहते हैं लैक्यूना। यानी कि जो स्पेस है ना अंदर फ्लूइड से भरा हुआ, इसको हम कहते हैं लैक्यूना। और इस लैक्यूना के अंदर ये जो सेल मौजूद है, मेच्योर सेल, इस सेल को ही बेसिकली हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। अब लेट सपोज ये एक ऑस्टियोसाइट्स है और ये एक ऑस्टियोसाइट्स है। ये दोनों सेल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैनालिकुलाई। ठीक है, यानी कि सेल्स आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। नाउ अगर हम ऑस्टियन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुछ सेल्स और भी हैं ब्लू कलर के। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, बेसिकली ऑस्टियोक्लास्ट सेल। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिनका काम है बोन को क्या करना, डिसॉल्व करना या उनके मिनरल्स को क्या करवाना, रीअब्सॉर्ब करवाना। यानी कि सिंपल इज दैट, क्या हुआ कि ब्लैक वाला सेल ऑस्टियोजेनिक सेल है। ब्लैक वाला सेल क्या बना रहा है, रेड वाले सेल को, उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आहिस्ता आहिस्ता मिच्योर होकर कन्वर्ट हो जाता है ऑस्टियोसाइट में। ऑस्टियोसाइट को जूम करके देखेंगे तो वो एक फ्लूइड के अंदर मौजूद होता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं लैक्यूना। अब ये जो मिच्योर सेल है ये क्या कहलाएगा, ऑस्टियोसाइट। सारे ऑस्टियोसाइट आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं बाय द हेल्प ऑफ कैनालिकुलाई। उस तरह से यहां से भी होता है कि ये जो ब्लैक वाला सेल है ये क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल। ये क्या बना रहा है, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट से क्या बन रहा है, ऑस्टियोसाइट। तो बोन की जो ग्रोथ है ना, बाई डायरेक्शनल है, यहां से भी ग्रो कर रहा है और यहां से भी ग्रो कर रहा है। तो आपने याद रखना है, अगर एमडी कैड में कभी पूछ ले कि बोन की जो ग्रोथ है वो कैसी होती है, दो तरफ से बोन ग्रो कर रहा होता है, तो बाय डायरेक्शनल ग्रोथ होती है बोन की। यानी कि सेल्स की एक लेयर यहां पर है, एक लेयर यहां पर है। ये यहां से आगे बढ़ रहा है और ये यहां से, तो बोन दो डायरेक्शन से ग्रो कर रहा होता है। तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर कट समझ में आया होगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लोगों तक शेयर करें, और ताकि इसकी रीच जो है पुअर्स तक पॉसिबल हो सके, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और अगर आपकी कोई डिमांडेड टॉपिक है तो आप ज़रूर कमेंट में उसको शेयर किया करें ताकि हम उसको फर्दर स्टार्ट करें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।